हेलो, वेलकम बैक। तो आज जो हम डिस्कस कर लेंगे कि मैक्सिमम जो है आपके पॉपुलेशन का रोटेशनल क्वांटम नंबर का लेवल क्या होगा, जेएमएक्स कैसे फाइंड आउट करना है, और उसके ऊपर से आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम देख लेंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे कि आपकी जो हमने क्या देखा था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, रिजिड रोटार के लिए ऑलरेडी जो है आपकी रोटेशनल एनर्जी और ये सब हमने डिस्कस किया। अभी नॉन रिजिड रोटार के लिए आपका जो है रोटेशनल एनर्जी क्या आएगा, वहाँ पे कौन सा वेरिएशन और परटर्बेशन जो पोर्शन है वो हमें वहाँ से सब्सट्रैक्ट करना होगा, और उसके जो रिलेशन से और उसके ऊपर से जो फॉर्मूला से वो हम आज डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दैट मैक्सिमम मैक्सिमम पॉपुलेटेड रोटेशनल लेवल, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जे मैक्स से। जे मतलब क्या हो गया, जे इज नथिंग बट अवर रोटेशनल क्वांटम नंबर फॉर एवरी एनर्जी लेवल। अगर यहाँ पे हमारा ग्राउंड एनर्जी लेवल है तो वहाँ पे जे इज इक्वल टू 0 होगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो हमारा वहाँ पे जे इज इक्वल टू 1 होगा। फिर हमारा जे इज इक्वल टू 2 होगा। तो ऐसे ऐसे हमारे हर एक लेवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे हमें सीखना क्या है कि मैक्सिमम पॉपुलेटेड क्वांटम नंबर कौन सा होगा। तो सपोज अगर जे मैक्स, आगे हम कैलकुलेशन कैसे करना है वो देखेंगे, बट सपोज मेरा जे मैक्स का वैल्यू अगर 2 आता है, जे मैक्स का वैल्यू जो है वो मेरा 2 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि और द जे का वैल्यू जब 2 होगा, व्हेन योर रोटेशनल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 2, मतलब कि वो आपका लेवल जो है दैट इज द मैक्सिमम पॉपुलेटेड रोटेशनल एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल का जो पॉपुलेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो एक चीज तो आपको पता चल गई कि यहाँ पे आपका जेएमएक्स का वैल्यू जो है दे नेवर कैन बी नॉन इंटीजर। तो ये ऑलवेज ऑलवेज इंटीजर होगा, मतलब कि वहां पे कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ पाएगी। आपकी वैल्यू जो है वो ऑलवेज ऑलवेज इंटीजर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होगी। कभी 1.5 2.5 3.5 ऐसा कोई वैल्यू जो है वो आपका जेएमएक्स का नहीं आएगा। तो जब भी कैलकुलेशंस करके आपको फाइनल आंसर लेना है तो चार ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे पॉइंट में वैल्यू है तो वो वहीं पे आपको एलिमिनेट कर देना है। तो एक चीज ये आपको पता चल गई, सेकंड जो है कि आपको पता है कि ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है और सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ऐसे आपका लेवल्स जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जब रूम टेम्परेचर होगा तब आपका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली कहाँ पे होता है, आपके ग्राउंड स्टेट में। बट व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर तो आपके क्या करेंगे, आपके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। कब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे फोटोन जो है वो आपके मॉलिक्यूल के ऊपर इमिट होगा, और आपका फोटोन्स जो है उससे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो हायर एनर्जी लेवल्स में वहां पे ट्रांजिशन हो सकता है। तो ऐसे ही जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, पॉपुलेशन of your ground state will be decreases and population of your excited state will be increases। समझ में आ गया। तो अभी हमें फाइंड आउट यही करना है कि मैक्सिमम पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो कौन सा होगा, और वहां पे हम जो फॉर्मूला निकालेंगे उसका उस फॉर्मूला में टेम्परेचर भी होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम यही हुआ था कि रूम टेम्परेचर पर था तो हमें पता था कि ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। But abhi, when we increase the temperature, we don't know that which energy level is the most populated. So for that, we have to calculate one formula। मतलब हम जो है फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसमें टेम्परेचर का जो है टर्म होना चाहिए, क्योंकि हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है पॉपुलेटेड लेवल चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दैट मैक्सिमम पॉपुलेटेड एनर्जी लेवल पी, इसको हम डिनोट करेंगे पी से, इज इक्वल टू एन जे अपॉन एन जीरो। मतलब ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट का पॉपुलेशन, ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट का पॉपुलेशन। अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि दैट द population of your molecule in the different different level, excited state population divided by the ground state population is equal to e raised to minus e zero सॉरी e raised to डेल्टा e divided by kbt। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपका एन जे इज इक्वल टू एन जीरो
एन जे डिवाइडेड बाई एन जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, ई रेस टू माइनस डेल्टा ई जे अपॉन के बी टी। ये तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे एक दो फैक्टर्स एक्स्ट्रा ऐड होंगे, दैट इज जी इंटू जे। तो यहाँ पे आपका जी जो है दैट इज नथिंग बट योर डीजेनेरेसी। तो डीजेनरेसी क्या होगी, तो आपको पता है कि आपके लेवल्स जो होते हैं वो वहां पे स्प्लिट भी हो सकते हैं। तो वहां पे डीजेनरेसी मतलब क्या कि दो लेवल्स जो है वहां पे क्वांटम नंबर डिफरेंट डिफरेंट होगा, बट दे बोथ लेवल्स आर इन द सेम एनर्जी, दे आर द डीजनरेट एनर्जी लेवल्स। तो वहां पे आपको डीजनरेट जो एनर्जी लेवल है वो भी आपको इंक्लूड करना होगा। और ये जे जो है दैट इज द सिलेक्शन रूल। तो वहां पे आपका सिलेक्शन रूल जो है, सिलेक्शन रूल मतलब आप बोल सकते हो कि एक वैल्यू जिसके लिए यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉपुलेटेड लेवल मिल पाएगा। तो यहाँ पे आपका 2J+1 ये वैल्यू हो जाएगा। तो फाइनली आपका फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा 2J+1 ई रेस टू डेल्टा ई जे अपॉन के बी टी। तो यहाँ पे आपकी डीजेनरेसी जो है वो आप लिख भी सकते हो, और यहाँ पे फॉर्मूला में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बट हमें ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे का एक फॉर्मूला जो है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो हम अच्छे से याद रख लेंगे। तो कैसे आ रहा है वही यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इस वाले पार्ट को जो है वो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई रेस टू माइनस एच सी बी जे+1 डिवाइडेड बाई के पी टी। अभी ये आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा एक्सपांड करके देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो एनर्जी लेवल का जो यूनिट आएगा दैट इज यूनिटलेस, क्योंकि आपको पता है कि क्वांटम नंबर्स जो मिलेंगे हमारे वो यूनिटलेस होंगे। तो हमारा यहाँ पे ये भी क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका आपको पता है कि ये जो है ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, जिसको हम निकाल सकते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यूनिट जो है डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमें पता है कि एच जो है एच सी बी डिवाइडेड बाई के बी, इतना जो है वो हमारे पास बच जाता है। तो यहाँ पे आपका एच का जो है यहाँ पे आपका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल इंटू सेकेंड। सी जो है वो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड बी जो है दैट इज इन योर सेंटीमीटर। बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इन योर सेंटीमीटर। या फिर आप उसको पहले थोड़ा एक्सपांड कर लो, आप उसको अभी थोड़ा और एक्सपांड कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एच सी, और ये हमारा क्या आ जाएगा, H/8 पाई स्क्वेयर IC डिवाइडेड बाई के बी टी। यहाँ पे आपका सी सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बच क्या गया हमारे न्यूमरेटर में, H² / 8 पाई स्क्वेयर I। और ये मैंने ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था, इसका हमारा यूनिट क्या निकलता है, जूल। हमें पता है ना कि हमारा बी का वैल्यू H² / 8 पाई स्क्वेयर I होगा, तब वहां पे आपका यूनिट जूल होगा। अगर H/8 पाई स्क्वेयर IC होगा तब वहां पे आपका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स होगा। तो यहाँ पे इसका यूनिट जो है मैं जूल लिख सकता हूँ, तो जूल डिवाइडेड बाई के बी टी। तो यहाँ पे आपका के बी जो है उसका आपका यूनिट होता है जूल पर केल्विन, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो आपका केल्विन में होगा, तो केल्विन पर केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे होगा, केल्विन पर केल्विन आप कैसे लिखोगे, 1/केल्विन, तो केल्विन केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केल्विन और पर केल्विन कैंसिल आउट हो गया, जूल एंड जूल भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आपका जो है यूनिट लेस होगा, जो कि हमें चाहिए था। तो फाइनली आपका डेल्टा ई जे इज इक्वल टू 2J+1 ई रेस टू माइनस HCBJ J+1 डिवाइडेड बाय के बी टी। ये आप फॉर्मूला जो है पुटअप कर सकते हो। ये डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं, फॉर द नॉन रिजिड रोटर व्हाट इज द रोटेशनल एनर्जी वैल्यू। तो ये आपको इजीली 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो इसको जो है वो आप IMP लगा लो। अभी इस फॉर्मूला को जो है थोड़ा बहुत हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमें एक फाइनल फॉर्मूला मिलेगा। उससे पहले हम एक ग्राफ जो है वो देख लेंगे कि आपका मैक्सिमम पॉपुलेटेड एनर्जी लेवल P वर्सेस आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो वहां पे आपको मैक्सिमा भी मिल सकता है, और एक ग्राफ मिलेगा जिसमें आपको मिनिमम वैल्यू भी मिल सकता है। ये आपका मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमा और मिनिमा ये दो वैल्यू आपको मिलती है। बट यहाँ पे आपको एक चीज क्या याद रखना है, एक चीज आपको लिख लेना है, दैट द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, व्हेन यू ड्रॉ द प्लॉट ऑफ योर
maximum populated energy level versus rotational quantum number, always first derivative will be 0। फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू जो है यहाँ पे आपका स्लोप इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका स्लोप जो है वो आपका 0 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव फॉर द सेकेंड डेरिवेटिव इट विल मैक्सिमम और मिनिमम। तो सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो आपका मैक्सिमम और मिनिमम हो सकता है, बट योर फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑलवेज ऑलवेज 0। यहाँ पे क्वेश्चन अगर आएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव वैल्यू फॉर योर मैक्सिमम एनर्जी लेवल, मैक्सिमम पॉपुलेटेड एनर्जी लेवल वर्सेस रोटेशनल क्वांटम नंबर शुड बी, तो दैट इज ऑल्सो 0। एंड सेकेंड डेरिवेटिव के लिए मैक्सिमम और मिनिमम आ सकता है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट सेकेंड डेरिवेटिव we can determine the maximum populated energy level J max। तो जे मैक्स जो है वो ऊपर वाला जो एनर्जी वाला फॉर्मूला था ना, वहीं से आप उसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफिकेशन करोगे। जे जो है वो एक साइड लेके आप आगे की जो है कैलकुलेशंस करोगे, तो यू विल गेट द फाइनल फॉर्मूला फॉर योर जे मैक्सिमम विच इज इक्वल टू अंडर रूट 80 अपॉन 2 HCB माइनस 1/2। तो यहाँ पे ये अगर आप सब वैल्यूज को जो है यूनिट अगर आप ले लोगे तो आपको क्या होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए। तो आप सिंप्लीफाई और एक तरीके से कर सकते हो, के जो है उसका आपका वैल्यू क्या आएगा, के जो है उसका आपका यूनिट क्या आएगा, जूल पर केल्विन। ठीक है, फिर आपका टेम्परेचर का क्या आएगा, केल्विन आएगा। फिर एच का क्या आएगा, जूल इंटू सेकेंड। सी का क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपका बी जो है दैट इज इन द सेंटीमीटर, सॉरी पर सेंटीमीटर हमने निकाला था ना, पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं पर सेंटीमीटर। दो यूनिट हो सकते हैं बी के, या तो जूल या तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो फाइनली यहाँ पे जूल जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, केल्विन केल्विन, सेकंड सेकंड, और सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो ये सब कैंसिल आउट हो गए, तो यू विल गेट द यूनिटलेस योर मैक्सिमम पॉपुलेटेड लेवल, वही जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि के, फिर आपका एच, फिर आपका सी, ये सब वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या किया कि हमने ये सब वैल्यू को जो है ऑलरेडी कैलकुलेट करके बाहर निकाल लिया और उसका अंडर रूट ले लिया। तो आपको क्या होगा कि फाइनली कैलकुलेशंस करते टाइम हर हर टाइम आपको ये सब वैल्यूज पुटअप नहीं करना होगा। तो फाइनली आपका जो वैल्यू बन जाएगा 0.589 अंडर रूट T/B माइनस 1/2। तो इतना ही आपको कैलकुलेशंस करना है मैक्सिमम पॉपुलेटेड एनर्जी लेवल फॉर योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। और यहाँ पे एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज इन केल्विन, एंड आपका रोटेशनल कांस्टेंट विल बी ऑलवेज ऑलवेज इन द सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका ऑलवेज सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए, और टेम्परेचर ऑलवेज आपका केल्विन में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको वहां पे कन्वर्ट करना होगा। रोटेशनल कांस्टेंट अगर आपका सेकंड इनवर्स में है या फिर हर्ट्स में है, किसी भी यूनिट में है, आपको उसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया कि बी अगर आपका जूल में दे दिया है तो आप उसको HC से जो है वहां पे डिवाइड कर लो, आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीमीटर इनवर्स में। ऑलरेडी हमने प्रोबेबिलिटी जितनी है ना उतना ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो मैक्सिमम आप जो है प्रिपेयर कर चुके हैं, बट आगे का प्रिपरेशन के लिए कोई अलग अलग एग्जाम्पल आप करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है कि हमने क्या देखा, मैक्सिमम पॉपुलेटेड लेवल के लिए जे मैक्स का वैल्यू क्या आएगा। और यहाँ पे एक चीज लिख लो दैट जे मैक्सिमम वैल्यू शुड बी इंटीजर, इट विल नेवर बी नॉन इंटीजर वैल्यू, ये आपकी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। और यहाँ पे एक दो चीज क्या याद रखने की जरूरत है, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन, बी इज ऑलवेज इन सेंटीमीटर इनवर्स। सो फाइनली द जे मैक्स इज इक्वल टू 0.589 इन अंडर रूट टी अपॉन बी माइनस 1/2। तो एक एग्जाम्पल करते हैं तो ज्यादा आपको आइडिया आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, so the most populated state, the most populated state for HCl, for HCl। यहाँ पे आपको बी का वैल्यू जो है वो दे दिया है 8.5 सेंटीमीटर इनवर्स, 8.5 सेंटीमीटर इनवर्स एट 300 केल्विन। टेम्परेचर भी आपको दे दिया है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि आपका मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट क्या होगा। जब आपको रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया है तो वहां पे आपको क्लिक होना चाहिए कि रोटेशनल कांस्टेंट, टेम्परेचर एंड मैक्सिमम
एनर्जी लेवल का जो फॉर्मूला का रिलेशन है दैट इज नथिंग बट द 0.589 अंडर रूट टी अपॉन बी -1/2। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर इज योर 300 एंड बी इज योर 8.5 -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशंस करोगे तो फाइनली यू विल गेट 3 इज द आंसर। और यहाँ पे आपका आंसर अगर 3.2 या फिर 3.1 या फिर 2.9 ऐसा आ रहा है तो आपको उसको उसके नियरेस्ट इंटीजर तक वहां पे आपको जो है राउंड ऑफ कर लेना होगा। अगर 2.8 आंसर आ रहा है तो वहां पे आप 2.8 पुट अप करके मत आ जाना, वो गलत हो जाएगा। ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपका जे मैक्सिमम का वैल्यू ऑलवेज इंटीजर ही होगा। अगर बहुत ही नजदीक कोई वैल्यू क्या आ रहा है तो आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप बहुत दूर है इसका मतलब आप कैलकुलेशंस में कहीं पे गलती कर रहे हो तो उसको रिपीट करो वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, आपको फाइनल आंसर जो है वो 3 के अराउंड मिल जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट एग्जांपल दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे इन हाईली पॉपुलेटेड हाईली पॉपुलेटेड rotational level of ICL at room temperature when B is equal to 0.114 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे आप अगर वेट कर रहे हो या फिर ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हो तो ऐसा मत करो। अपनी नोट्स में हर एक क्वेश्चन को लिख के उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन जो है वो भी आपको लिखना है, और रिवीजन करते टाइम हर एक क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किया है वो भी देखना है। क्योंकि यहाँ पे वो जो आप जिस वे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, वो हर टाइम रिवीजन होना जरूरी है, वरना आप भूल जाओगे। आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता है फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है वो आप भूल जाओगे अगर रिवीजन नहीं होगा तो ये अच्छे से अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे दिया है कि यहाँ पे आपको बी का वैल्यू दे दिया है और आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे हाईली पॉपुलेटेड रोटेशनल लेवल। तो यहाँ पे भी आपको जे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है एंड रूम टेम्परेचर जो है वो आपको यहाँ पे यूज करना है। तो रूम टेम्परेचर जो है वो आपका 298 केल्विन होता है। तो यहाँ पे आपका जे मैक्स इज इक्वल टू 0.589 अंडर रूट T divided by B, temperature always in Kelvin, B is always in centimeter inverse, -1/2। तो फाइनली क्या आ जाएगा, 0.589 अंडर रूट 298 को जो है मैं अप्रोक्सीमेटली 300 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे B की वैल्यू जो है वो 0.114 जो है वो मैं लिख सकता हूँ। तो फाइनली अगर आपको इसको थोड़ा बहुत कैलकुलेट भी करना है विदाउट कैलकुलेटर तो कर सकते हो। अंदर का जो वैल्यू है मैं इसको 3 × 10⁻² लिख सकता हूँ। यहाँ पे इसको जो है मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो 1.1 इफ द वैल्यू इज इंक्रीजेज द पावर इज डिक्रीजेज, तो 1.1 × 10⁻⁻1 divided by 1/2। And we know that we can consider 1.1 as 1, so finally we get 0.589 under root 3 into 10 raised to 2, and this 10 raised to -1 will goes into the numerator and your -1 will be converted into the +1. So finally that will get 10 raised to -1 divided by 2. So finally 0.589 अंडर रूट 3 × 10⁻³ -1/2। तो यहाँ पे आप मुझे एक चीज बताओ कि इसका मैं अंडर रूट कैसे लूंगा। तो आपको जब भी कोई पावर वाला पोर्शन आता है और उसका अंडर रूट लेना है तो वहां पे ये आपका जो पावर होगा ना वो आपका कोई भी इवन नंबर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका इवन नंबर में नहीं है तो हमें इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो इवन नंबर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, अगर इसको मुझे 4 में कन्वर्ट करना है, पावर इंक्रीज करना है, वैल्यू छोटा करना होगा। तो छोटा करेंगे तो वहां पे रूट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे इसको बड़ा करना है। अगर मैं 3 को 30 मतलब 30 में कन्वर्ट करूंगा तो मैंने वैल्यू बड़ा किया तो मुझे पावर जो है वो छोटा करना होगा। तो यहाँ 10⁻² हो जाएगा -1/2।
तो फाइनली फाइनली अगर आप इसका कैलकुलेशंस करोगे तो आपका आंसर जो है दैट इज अराउंड 29.67 के पास आएगा, तो दैट इज नथिंग बट योर 30। तो फाइनली आपका जो मैक्सिमम पॉपुलेटेड लेवल जो है दैट इज 30। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका एक लेवल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे आपका 13th लेवल जो होगा ना, वहां पे आपके मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो वहां पे होंगे, दैट इज योर मैक्सिमम पॉपुलेटेड लेवल। ठीक है, यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हो। ये इसका आपको जो है रूट ले लेना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो, एंड उसमें से आप जो वैल्यू आएगा उसमें से 0.5 जो है वो निकाल दो, 1/2 मतलब 0.5 हो गया, तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर द मैक्सिमम पॉपुलेटेड एनर्जी लेवल। तो मैक्सिमम पॉपुलेटेड एनर्जी लेवल जब भी फाइंड आउट करने के लिए आपको पूछा जाए, तो आपको वहां पे देखो टेम्परेचर दिया है, बी का वैल्यू दिया है, तो तुरंत ही याद आना चाहिए दैट जे मैक्स इज इक्वल टू 0.589 अंडर रूट टी बाई बी माइनस 1/2। ये फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट इज अवर नॉन रिजिड रोटा। तो ऑलरेडी हमने देख लिया रिजिड रोटार के लिए, बट नॉन रिजिड रोटार जो होता है वहां पे आपका प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली दोनों जो वैल्यूज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो प्रैक्टिकली जो हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं वहां पे जो डिफरेंस क्रिएट होता है कि थियोरेटिकल, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूंगा कि अगर कोई थियरी बनती है उसमें से एज एज पर थियरी आंसर मेरा 3 आना चाहिए। कोई भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आंसर मेरा 3 आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली जब मैं वो कैलकुलेशंस करता हूँ देन आई विल गेट ओनली 1.5 और 2। तो यहाँ पे मेरे आंसर्स में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है कि, तो ये चीज मुझे क्या दिखा रही है कि मेरी जो थियरी है उसमें कुछ करेक्शन करना होगा। एंड अभी हम देख रहे हैं वो हमारे बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। ऑलरेडी आपको पता है या नहीं पता मुझे नहीं पता कि अगर जब भी हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और क्वांटम वर्ड तभी यूज में आता है जब हम बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके रिलेटेड जो है वो हम स्टडी करते हैं। और रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना था, शायद मैंने मेंशन नहीं किया। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है हम मोस्टली या फिर ओनली फॉर द गैसियस मॉलिक्यूल जो है करते हैं, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल में ही आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एप्लीकेबल कर पाओगे। लिक्विड फॉर्म में जो है ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, तो ये एक चीज आपको लिख लेनी है। तो नॉन रिजिड रोटार और ये सब में भी ऑलरेडी हमारे मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं। तो यहाँ पे भी जैसे हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें वेरिएशन प्रिंसिपल, परटर्बेशन थियरी, तो ये सब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द वे बट द वे दैट यू विल अप्रोच द ओरिजिनल एनर्जी। तो एनर्जी जो आपका ओरिजिनल होगा वहां पे आपको पहुंचने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट वे से जाओगे, दैट इज नथिंग बट द करेक्शन वे। और करेक्शन करने के लिए हमें वहां पे वेरिएशन प्रिंसिपल और परटर्बेशन थियरी का यूज करना होता है। तो यही सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेशन में आई कि थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली यहाँ पे जो है डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, तो एक्चुअल वैल्यू जो है वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पे करेक्शन करना पड़ा। और करेक्शन में हमने क्या यूज किया, वेरिएशन प्रिंसिपल एंड परटर्बेशन थियरी। और वेरिएशन प्रिंसिपल जब भी आप देखोगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि स्मॉल स्मॉल पोर्शन जो है वो आप सब्सट्रैक्ट करते जाते हो। तो इसका मतलब कि आप जो है एक्चुअल एनर्जी से नजदीक पहुंचने के लिए आप उसमें कोई एक स्मॉल टर्म जो है वो वहां से सब्सट्रैक्ट करते जाओगे, और जब आप मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू की जहां से उससे कम एनर्जी आप प्रैक्टिकली कर ही नहीं पा रहे हो, तो वो आपका जो है पूरा सबसे अच्छा टर्म आपका बन जाएगा, सबसे अच्छा आपका फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर वेरिएशन थियरी। तो यहाँ पे उसी का यूज करके क्या किया है कि आपका रिजिड रोटर का जो एनर्जी था उसमें से कोई एक टर्म जो है वो वहां पे सबस्ट्रेट किया है, तो वो आपको उस टर्म को हम बोलेंगे करेक्शन टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर नॉन रिजिड रोटर द एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू h square divided by 8 pi square I j plus 1. This is what is this? This is the actual value. This is the actual value of energy। और ये क्या है, ये आपका कुछ नहीं है, bj
J+1 है, B को हमने एक्सपांड करके लिखा है, और दिस इज इन द, यहाँ पे आपका यूनिट क्या आएगा, दैट इज जूल। क्या देखो यहाँ पे h² / 8 π² I है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे करेक्शन करना होगा, तो करेक्शन के लिए हमें h⁴ टाइम 8, यहाँ पे आपका आ जाएगा 32 π4 टाइम I² r² K J²J+1²। तो इसको अगर आपको याद रखना है तो आप देखो हर एक जो है वहां पे स्क्वायर का आपका डबल हो रहा है, h² जो है h⁴ में कन्वर्ट हो रहा है, π² जो है π⁴ में कन्वर्ट हो रहा है, I जो है वो I² में कन्वर्ट हो रहा है, और 8 जो है इंटू 4 कर दो तो 32 हो रहा है। तो आपको ये याद रह जाएगा, और दो टर्म जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, दैट इज r² × k। तो यहाँ पे आपका k जो है दैट इज नथिंग बट योर फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। और ये पूरा जो आपका टर्म है इसको हम बोलेंगे करेक्शन, करेक्शन टर्म। तो ये आपका करेक्शन करने के बाद जो आपका एनर्जी आएगा दैट इज द एनर्जी वी विल गेट प्रैक्टिकली, और हम एक्चुअली उसके आसपास पहुंच सकते हैं जब हम थियोरेटिकली इस फॉर्मूला के साथ जो है वो हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पे इसको जो है मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो फिर से वही करना होगा ना, मुझे एच सी से डिवाइड कर देना होगा। तो ई जे डिवाइडेड बाय एच सी करूंगा तो मुझे फाइनली फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर एक चीज को मुझे एच सी से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, H/8 π² I C J+1 माइनस, यहाँ पे भी एच सी से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो एच और यहाँ से एक एच, तो h³ बच जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, h³ डिवाइडेड बाय 32 π⁴ I²r²K C J+1²। तो यहाँ पे ये आपका करेक्शन टर्म हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है जब आपने सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये वाला जो आपका टर्म आ जाएगा दैट इज वी रिफर्ड एज डी। इसको हम क्या रिफर करेंगे, डी, राइट। तो फाइनली आपका ये जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Bj J+1 माइनस DJ²J+1²। तो इसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका फाइनल एनर्जी हो जाएगा फॉर योर नॉन रिजिड रोटर। तो यहाँ पे आपका डी का वैल्यू जो क्या है ये आपको लिख लेना है, h³ डिवाइडेड बाय 32 π³ टाइम I²r²K C। ये आपको याद रखना होगा, आप इजीली याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आपका K जो है दैट इज नथिंग बट योर फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्स कांस्टेंट जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो कैसे, तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√k/μ, k/μ। और म्यू क्या है, दैट इज योर रिड्यूस्ड मास। म्यू क्या है, दैट इज योर रिड्यूस्ड मास। और यहाँ पे आपका मास ऊपर नीचे दोनों तरफ आता है तो यूनिट लेस हो जाएगा। के इज योर फोर्स कांस्टेंट और वी इज योर फ्रीक्वेंसी। तो अभी यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इन द सेकेंड इनवर्स, दैट इज इन द सेकेंड इनवर्स। तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो वो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे आपका यूनिट जो है वो सेकेंड इनवर्स है। अगर आप डिवाइडेड बाय सी कर दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर पर सेकेंड। और ये पर सेकेंड कैंसल आउट हो जाएगा, so you will get finally second inverse, so finally you have to divide it by the c। यहाँ पे आपका k/μ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा कि इसका हम कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से फोर्स कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट को हम एक तरफ ले लेंगे, राइट, तो यहाँ पे से रूट जो है वो निकालने के लिए हर एक जो पूरे फॉर्मूला को मुझे स्क्वायर करना होगा। तो क्या हो जाएगा, v², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, π² c²। और यहाँ पे आपका म्यू जो है दैट इज ओनली म्यू, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी रूट में था, स्क्वायर करोगे तो म्यू रहेगा। म्यू इज योर रिड्यूस मास, सी इज योर वेलोसिटी ऑफ योर लाइट, एंड पाई 3.14 एंड वी इज योर फ्रीक्वेंसी विच इज इन द सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप फोर्स कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आपको वहां पे फ्रीक्वेंसी दे दिया है, the frequency is in this XYZ सेंटीमीटर इनवर्स, और वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आपको पता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और रिड्यूस मास, अगर आपको रिड्यूस मास भी नहीं दिया है या वहां पे आपको एज फॉर एग्जांपल के H2O CO2 ऐसा कोई मॉलिक्यूल दे दिया है, तो मॉलिक्यूल दे दिया है तो उसका आपको रिड्यूस मास निकालना होगा। दैट इज वेरी इजी, यू कैन इजीली कैलकुलेट योर रिड्यूस मास फॉर एनी मॉलिक्यूल, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू। तो आपको याद क्या रखना है फॉर योर नॉन रिजिड रोटर, ईजे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वेयर जे प्लस वन स्क्वेयर। ये आपका हो गया। फिर आपका के का वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, अभी एक रिलेशन लिखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो नेक्स्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और ये रिलेशन जो है इजीली आप वहां से अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो रिलेशन बिटवीन रोटेशनल कांस्टेंट, फिर ये आपका करेक्शन टर्म का जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो डी, एंड योर फ्रीक्वेंसी वी, इन तीनों के बीच का आपका रिलेशन जो है दैट इज डी इज इक्वल टू 4b³ डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, इफ द रोटेशनल कांस्टेंट इज एक्स वाई जेड एंड द फ्रीक्वेंसी इज एक्स वाई जेड सेंटीमीटर इनवर्स, देन व्हाट इज द रोटेशनल कांस्टेंट फॉर योर करेक्शन टर्म, या फिर करेक्शन टर्म के लिए दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है, देन व्हाट इज द रोटेशनल कांस्टेंट। ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बहुत इजीली आप इस वैल्यू को, इस फॉर्मूला को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। वैसे बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, बट इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ला के हमने आपको दे दिया है। ठीक है, तो इसका आपको यूज करना है। तो जैसे हमने रिजिड रोटर के लिए फाइंड आउट क्या क्या किया था कि ई जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन, फिर वहां पे आपका डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या था, टू बी जे प्लस वन। तो वैसे ही यहाँ पे हमने नॉन रिजिड रोटर के लिए ई जे बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वेयर जे प्लस वन स्क्वेयर ऐसा फाइंड आउट कर लिया। तो वैसे ही नॉन रिजिड रोटर के लिए भी हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, फॉर द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लाइन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो वहां पे भी आपका डेल्टा ई जे इज इक्वल टू ई जे प्लस वन माइनस ई जे ऐसा हमें करना होगा। तो हमें पता है कि ई जे प्लस वन, और उससे पहले हम ई जे लिख लेते हैं। तो ई जे क्या है हमारा, ई जे जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वेयर जे प्लस वन स्क्वेयर। और यहाँ पे जे प्लस वन, तो मेरे पास जितनी भी जे की वैल्यू हो, जहां जहां जे है वहां पे मुझे एडिशन में प्लस वन करना होगा। तो यहाँ पे आपका जे प्लस वन माइनस डी जे प्लस वन स्क्वेयर इन द ब्रैकेट जे प्लस वन स्क्वेयर। तो अभी इन दोनों का अगर मैं सब्सट्रैक्शन करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो फाइनली यू विल गेट टू जे प्लस वन और माइनस फोर डी जे प्लस वन। तो ये आपको याद रख लेना है दैट एनर्जी सेपरेशन बिटवीन योर टू लाइन फॉर नॉन रिजिड रोटर इज इक्वल टू टू बी जे प्लस वन माइनस फोर डी जे प्लस वन। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। नॉन रिजिड रोटर के ऊपर से अभी तक एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फॉर योर नॉन रिजिड रोटर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द energy separation between two line if the rotational constant is xyz, एंड वहां पे करेक्शन टर्म का भी रोटेशनल कांस्टेंट दे दिया है, फिर रोटेशनल क्वांटम नंबर दे दिया है। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, रिजिड रोटर के लिए एनर्जी लेवल बीजे जे प्लस वन, फिर आपका डेल्टा ई मतलब आपका टू बी जे प्लस वन, और ऐसे ही आपका नॉन रिजिड रोटर के लिए आपके पास दो फॉर्मूला हो गए, ई जे का वैल्यू एंड डेल्टा ई जे का वैल्यू। फिर कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, जे एम एक्स का। तो इतने फॉर्मूलाज जो है उससे आपके हर एक आंसर निकल जाएंगे। फिर आपका रोटेशनल कांस्टेंट एंड योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का जो रिलेशन है वो आपको अच्छे से याद रखना है, उसके ऊपर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपका हो गया फॉर योर नॉन रिजिड रोटर एनर्जी लेवल्स के फॉर्मूला, और उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हमने देख लिया, बट हमें ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो कौन कौन से हो गए हमारे, CO2 हो गया, CS2 हो गया। तो इन सब मॉलिक्यूल्स के लिए एज फॉर एग्जांपल कि मैं CO2 ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन होगा। तो यहाँ पे मुझे R1 और R2
मतलब पूरा आर अगर मैं ले लूंगा, ठीक है, तो आर वन आर टू मुझे पता है, तो मैं आर ले लूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। M1 M2 भी मिल गया, बट यहाँ पे अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने जाओगे तो ये सी का वेट जो है, सी का मोलिकुलर वेट जो है वो कहीं पे यूज ही नहीं हुआ। तो फाइनल कैलकुलेशंस करके आपके जो आंसर्स आएंगे वहां पे कोई ना कोई एरर आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल जो आपके वहां पे प्रेजेंट है उसका किसी भी चीज का वहां पे कंसिडरेशन हुआ ही नहीं है, बट वहां पे वो प्रेजेंट है तो वहां पे उसका कोई इफेक्ट तो हो रहा होगा। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन, राइट। तो यहाँ पे आपको ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए आपका फॉर्मूला जो है दैट इज, ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। पहला क्या आ जाएगा कि सपोज एक एग्जांपल ले लेंगे, ये आपका कोई थ्री ट्राई एटॉमिक, तीन एटम है, ये आपका यहाँ पे मास Ma, इसका Mb, और इसका आपका मास जो है वो Mc है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आपका ये R1 है, ये आपका R2, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा Ma R1 स्क्वेयर प्लस McR2 स्क्वेयर माइनस Ma R1 माइनस McR2 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, ये पूरा ब्रैकेट कर लो, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। और यहाँ पे होल ब्रैकेट नहीं आएगा, सिर्फ आपका जो न्यूमरेटर जो है, आपका सिर्फ न्यूमरेटर जो है वहां पे ही ब्रैकेट आएगा, और उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर जनरली आपका फॉर्मूला था, बट यहाँ पे आपका, मैंने बोला ना कि एक का मास जो रह गया है वो भी आपको इंक्लूड करना होगा, और वो आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा। ये आपका कैपिटल एम जो है दैट इज नथिंग बट योर Ma प्लस Mb प्लस MC, मतलब आपके तीनों मास का जो है एडिशन आपको कर देना है। देखो यहाँ पे रिड्यूस मास नहीं है, आपके तीनों मास का आपको एडिशन करना है, सिंप्लीफाई करके एडिशन ही करना है। 2 + 3 + 5 आपको एडिशन कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल बीच वाला बच जाता था उसका भी यहाँ पे मास जो है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे फॉर्मूला में पुटअप करता है, तो उसका इफेक्ट भी हम यहाँ पे जो है मैनेज कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज दिस formula for your triatomic molecule। तो फाइनली MaR1 स्क्वायर McR2 स्क्वायर, एंड यहाँ पे MaR1 माइनस McR2 होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, ये आपका फाइनली फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा कि एक्चुअल में हमें इस फॉर्मूला का यूज कैसे करना है। सो द CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ is 120 picometer in CO2 molecule। Calculate मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इतना स्लो बोलने का रीजन क्या है कि आप साथ में अच्छे से नोट्स बना सको। बाकी मैं इससे ज्यादा स्पीड में भी जा सकता हूँ, बट स्लो मोशन में इसलिए चल रहा हूँ कि आपको नोट्स साथ में बनाना है तो अच्छे से आप बना सको, अच्छे से आप लिख सको। बट अभी आप सिर्फ मोबाइल लेके या फिर अपना लैपटॉप में ऐसे ही देख के समझ रहे हो तो वो गलत है, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका CO का बॉन्ड लेंथ दे दिया है, और CO2 मॉलिक्यूल के लिए आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है CO2 मॉलिक्यूल इज योर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से आपका एक्सिस पास होगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोल दिया कि CO बॉन्ड लेंथ इज 120, तो यहाँ पे भी आपका 120 आएगा, यहाँ पे भी आपका 120 जो है वहां पे आपका बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। सो यू कैन कंसीडर, यू कैन जस्ट कंपेयर दिस विद दैट मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर आपका इसका Ma है, ये आपका Mb है, ये आपका Mc है, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, तो हमारे पास I इज इक्वल टू क्या था, MaR1 स्क्वायर Mb, सॉरी McR2 स्क्वायर माइनस MaR1 माइनस McR2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द Ma प्लस Mb प्लस Mc। तो यहाँ पे हर एक चीज को जो है वो आप ऐड कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आपको पता है कि दोनों का R1 R2 जो है वो सेम है, और दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी सेम है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 MR
स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो, बट हर एक के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन जो है वो सेम है, तो यहाँ पे मास भी सेम हो जाएगा। और आर मतलब आपका जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो सेम। अगर अलग अलग होगा तो वहां पे आपको अलग अलग कैलकुलेट करना होगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो 2mr² ऐसा करके आप कर सकते हो। सेकेंड, यहाँ पे आप देखो कि इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका आएगा क्योंकि मास सेम है दोनों का और R1 भी सेम है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली सिर्फ आपको इतना ही कैलकुलेट करना है, 2 × mr²। तो I = 2। आपका m क्या है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो है उसका वेट क्या होता है 16, और आपको इसको AMU में कन्वर्ट करना है तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। एंड आपका R क्या है 120 पिकोमीटर, तो 10⁻⁻12²। तो इसको आप कैलकुलेट करो और फाइनल आंसर जो है दैट इज I = 7.8 × 10⁻⁻47 kg/m²। ठीक है, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको जो है कैलकुलेट करना है फॉर योर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल व्हाट इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर से आपके मॉलिक्यूल्स का जो है क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, फिर एनर्जी लेवल्स इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, रिजिड रोटार के लिए, नॉन रिजिड रोटार के लिए, फिर मैक्सिमम पॉपुलेटेड लेवल। तो ये आपका हो गया रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड अवर लास्ट पॉइंट इज द स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो आपको लिखना है द स्टार्क इफेक्ट इन द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टार्क इफेक्ट इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्टार्क इफेक्ट क्या है, तो वहां पे आपको पता है कि हर एक लेवल जो है एनर्जी का लेवल है यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी लेवल जो है वहां पे स्प्लिटिंग हो जाता है। तो सपोज ये आपका एक एनर्जी लेवल है, तो यही जो है वो आपका स्प्लिट होके दो एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो रहा है। तो द स्प्लिटिंग ऑफ योर एनर्जी लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट। तो यहाँ पे आपके जनरली दो इफेक्ट होते हैं कि स्टार्क इफेक्ट होता है एंड दूसरा जो है वो आपका जीमन इफेक्ट होता है। तो बस यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है दैट इफ योर लेवल्स आर स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब वो आपका स्टार्क इफेक्ट होगा। एंड इफ योर लेवल्स आर स्प्लिटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो आपका जीमन इफेक्ट होगा। तो जनरली आपने जीमन इफेक्ट जो है मोस्ट बार स्पेक्ट्रम में देखा होगा या फिर देखेंगे, और स्टार्क इफेक्ट जो है वो आपका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम में होता है। तो आपको लिख लेना है द स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूलर द splitting of molecular rotational energy level in presence of external external electric field E, that is called डार्क इफेक्ट। तो जैसे कि मैंने बोला था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रोटेशनल एनर्जी लेवल जब स्प्लिट होगा दैट इज कॉल्ड द स्टार्क इफेक्ट। और इनको जो है 1919 में नोबेल प्राइज भी मिला था। और द जो हमने डॉपलर ब्रॉडनिंग देखा था ना, डॉपलर स्प्लिटिंग, तो वहां पे भी उन्होंने काम किया था और ये स्प्लिटिंग के लिए भी काम किया था। तो इन द 1919 Stark get the Nobel Prize for the discovery of the Doppler effect in the canal rays and splitting of spectral line in the electric field। तो उनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। आप ये लिख सकते हो क्योंकि आप केमिस्ट्री फील्ड से हो, तो कहाँ पे किसको नोबेल मिला है अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो दैट इज गुड। ओके, तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है दैट बाय द स्टार्क इफेक्ट, द स्टार्क इफेक्ट डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू E स्क्वायर। तो यहाँ पे E तो आपको पता है दैट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक सॉरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे आपका म्यू जो है दैट इज योर डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे अगर आपको कोई बोल दे
कि आपका ए एक्स और बी एक्स जो है उसमें से आपका डेल्टा वी का वैल्यू जो है, अगर आपका म्यू ई स्क्वायर का वैल्यू कहीं पे ज्यादा होता है, या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होता है, या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होता है, तो वहां पे स्टार्क इफेक्ट उनकी ज्यादा होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू ई स्क्वायर। तो जनरली स्टार्क इफेक्ट जो है वो यूज कहाँ पे होता है, तो आप लिख सकते हो द स्टार्क इफेक्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल, स्टार्क इफेक्ट इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। तो गैसियस मॉलिक्यूल में जब भी डाइपोल मोमेंट हमें डिसाइड करना है, देन द स्टार्क इफेक्ट इज द वेरी यूजफुल टू। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। तो आज आपने क्या क्या देखा, नॉन रिजिड रोटर के लिए मैक्सिमम पॉपुलेटेड जे एनर्जी मतलब रोटेशनल कांस्टेंट लेवल आपने देख लिया। तो ऑलरेडी इसका समराइज वे में आपको तीन चार चीजें याद रखनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायटोमिक ट्राइटोमिक, रिजिड रोटर के लिए एनर्जी, एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लाइन, फिर आपका नॉन रिजिड रोटर के लिए एनर्जी, एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू लाइंस, एंड देन आपका क्या हो जाएगा, ये स्टार्क इफेक्ट हो जाएगा, और थोड़े बहुत फॉर्मूला से, एंड मैक्सिमम पॉपुलेटेड जे लेवल दैट इज जे मैक्सिमम। तो ये आपका जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो प्रिपरेशन करते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक।